सर माइक ऑफ है आपका। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि आफ्टर हैविंग टू लेक्चर्स यू शुड बी एबल टू आंसर द नंबर ऑफ फेजेस एंड व्हाट इन फेजेस जो आपका एरर हैंडलिंग एंड जो लेक्सिम्स की अगर बात करें तो लेक्सिम्स और टोकन्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस आपकी हो गई थी कंप्लीट, तो लेक्सिकल एनालिसिस में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द लेक्सिम्स। ठीक है, एंड व्हाट आर द टोकन्स करस्पॉन्डिंग टू दीज लेक्सिम्स। और किसी को वॉइस प्रॉब्लम है? अब अभिषेक को प्रॉब्लम हो रही है, और किसी को है वॉइस प्रॉब्लम? रोहित को भी है, बाकी सब नहीं है। विनोद चौधरी नहीं है क्लियर वॉइस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, उस समय माइक ऑफ था। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम पे पहले फोकस कर लीजिए, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम के बाद अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाई चांस आप कोई मैसेज करते हैं, उसका रिप्लाई विद इन 5 मिनट्स नहीं आता है, तो जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, ध्यान कहीं और होता है, इसमें आपके लेक्चर्स पे ध्यान है, आपके पीपीटी पे ध्यान है, तो मैसेजेस पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, वैसे मैं ध्यान दे रहा हूँ इधर कि अगर विद इन 5 मिनट्स आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या विद इन 2 मिनट्स नहीं मिलता, 5 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, विद इन 2 मिनट्स अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक। तो इस डायग्राम पर आते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम के बाद जो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस होगी, तो इनपुट इन लेक्सिकल एनालिसिस विल बी सोर्स प्रोग्राम एंड आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। ठीक है, नाउ टोकन विल बी यूज्ड एज एन इनपुट फॉर नेक्स्ट फेज, दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस के बाद जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्स ट्री। ठीक है, तो अभी सिंटैक्स एनालिसिस हमें डिस्कस करना है, तो आपको बता देंगे कि पार्स ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर। आफ्टर दैट जो पार्स ट्री होगा वो सिमेंटिक एनालिसिस को पास होगा। सिमेंटिक एनालिसिस में पहले भी बोल चुका हूँ, इट इज वेरी हार्ड टू कंपाइलर आल्सो, कि एग्जैक्टली जो आप प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं वो फाइंड आउट कर सके। इट इज ऑल अबाउट लॉजिकल। ठीक है, तो सिमेंटिक करेक्टनेस जितनी हो सकती है एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के फॉर्म में जो आपका ये सिमेंटिक करेक्टनेस जब चेक हो जाएगी, तो उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगा। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद क्या है आपका, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद ये जो टारगेट कोड जनरेशन लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले के नोट्स बने हुए हैं। ये आपका टारगेट जो कोड जनरेशन होगा वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद होगा। ठीक है दोनों ये भी सही है, बट मोर अप्रोप्रिएटली कि हमें जो फाइनली जो मशीन कोड की बात करते हैं, दैट इज आवर टारगेट मशीन कोड। तो टारगेट मशीन कोड इज आवर फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट के बाद हमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, हालांकि स्टेप्स आपके सेम है, बस एक हायरार्किकल ऑर्डर में जो है आपको जो टारगेट कोड जनरेशन है इसको आप बाद में कर लेंगे टारगेट कोड में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद आपका आ गया कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद ऑप्टिमाइज कोड होगा, और वो ऑप्टिमाइज कोड के करस्पॉन्डिंग हमारा टारगेट कोड जनरेशन होगा। अब इस पूरे डायग्राम में देखिए जो भी 6 फेजेस आपके लिखे हुए हैं, दैट ऑल आर कनेक्टेड विद सिंबल टेबल मैनेजमेंट एंड एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी। ये तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी में क्या है। एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी में जो भी हर एक फेजेस में रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, उसके रूल्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास एरर्स होंगी वो कंपाइलर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो आप चेंजेस करेंगे उन चेंजेस को आपका इम्प्लीमेंट करेगा इन योर सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो
जो ये पार्ट आपका लिखा है, हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि सिंबल टेबल मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सिंबल टेबल है उसको रेफर किया जाएगा व्हेनेवर इट इज नीडेड। मींस लेक्सिकल एनालिसिस हुई तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि अभी तो हम सोर्स प्रोग्राम पर फोकस करेंगे या कंपाइलर फोकस करेगा। आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर विल रेफर द टोकन, ठीक है। आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर विद डील ओनली विद टोकन, ठीक है। तो टोकन्स के साथ डील करेगा। तो टोकन्स आपको पता है कि एक सिंबल्स होते हैं जो कि लेक्सिम्स के करस्पॉन्डिंग कंपाइलर जनरेट करता है। तो सिंटेक्स एनालिसिस होगी, उन्हीं सिंटेक्स एनालिसिस में क्या करेगा, जो हमारे हर एक वेरिएबल कीवर्ड के अगेंस्ट जो टोकन बना हुआ है, जो टोकन के फॉर्म में लेक्सिकल एनालिसिस हुई है, उन टोकन्स को प्रोग्राम के स्ट्रक्चर या जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सोर्स प्रोग्राम, उस सोर्स प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। उससे निकलकर आपका पार्स ट्री आएगा। तो पार्स ट्री बेसिकली है क्या, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो बात कर रहे थे सिंबल टेबल मैनेजमेंट की, तो ईच एंड एवरी पेज अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंबल टेबल में टोकन, क्योंकि सोर्स प्रोग्राम से तो आप डील कर नहीं रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आपका वेरिएबल लिखा हुआ था और इस वेरिएबल में ये आउटपुट जा रहा था, अब आपने उसको टोकन्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और सिंबल टेबल में मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि जो भी आपका एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, टोकन नेम और कॉमा लगाकर आपका लिखा हुआ था एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। तो एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होती थी, रेफरेंस के तौर पर काम करती है सिंबल टेबल में। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डिस्क्रिप्शन चाह रहे होंगे या कंपाइलर को रेफर करना होगा कि भाई इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का या इस पर्टिकुलर वेरिएबल का या इस पर्टिकुलर टोकन्स का हमें करना क्या है, तो वो डेफिनेशन या वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होगा वो हमारा सिंबल टेबल से निकल कर आएगा। खैर, तो आगे शुरू कर रहे हैं। तो सिंबल टेबल मैनेजमेंट इसी तरीके से बाकी जितने भी फेजेस दिए हुए हैं उन सब में भी सिंबल टेबल का रोल रहेगा। अब देखिए, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ये एक आपके सामने मैंने बोला था कि वही एग्जांपल लेकर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आइडेंटिफायर 1 हो गया, आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिफायर 2 हो गया, आफ्टर दैट आपका प्लस ऑपरेटर, आइडेंटिफायर 3 मल्टीप्लीकेशन एंड 60। तो सिंटेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए सिंटेक्स एनालिसिस का सबसे पहले हम ये हेलो आउटपुट देखते हैं। हाँ हाँ बोलियो। हेलो। सर 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 टोकन हाँ, और लेक्सिम्स में सर एक बार और सर क्लियर कर दीजिए सर। ओके ओके प्रांजल, जो टोकन और लेक्सिम्स की बात करते हैं तो लेक्सिम्स होगा क्या, लेक्सिम्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था कि एक वही रटा रटा एग्जांपल ले रहे हैं तो वो क्लियर पहले कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन या जो भी नए क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। तो जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, तो क्या लिखा हुआ था, पोजीशन इक्वल टू, तो फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। जब भी हमारी लेक्सिकल एनालिसिस होगी, वो मैंने पहले भी बताया है कि कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर होगी, ठीक है। और ये एक रैंडम इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम का उठाया गया है। तो पोजीशन को हम यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पोजीशन और इनिशियल और जो रेट लिखा हुआ है वो क्या है, दीज ऑल आर वेरिएबल्स, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को ऊपर डिफाइन किया जा चुका होगा और उनका डेटा टाइप के साथ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप रहा होगा, ठीक है। अब पोजीशन ऊपर डिफाइन है, तो जैसे ही हमारा अभी यहाँ पर हमारा एग्जांपल के तौर पर सिंपली पोजीशन इक्वल टू और इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय 60 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो वो है। तो इनिशियल को जब वो स्कैन करना शुरू करेगा तो आई मिलेगा, उसको एन मिलेगा, फिर आई मिलेगा। तो हर एक केस में जितने भी उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैनिंग कर रहा है तो उन कैरेक्टर्स को क्या करेगा, एक साथ एसोसिएट करता जाएगा। कब तक करता जाएगा, जब तक कि हमारा जब तक कि हमारा जो है एक मीनिंग उसकी जो प्रोग्राम में है वो ना मिल जाए। मीन्स आपने इनिशियल लिखा तो आई एन आई टी आई ए एल, इनिशियल जो भी आप लिख रहे हैं, तो इनिशियल में हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है।
तो इनिशियल के बाद स्पेस लगा हुआ, तो स्पेस को हम क्या मानते हैं, एक एंड मार्कर मानते हैं, एक डेलीमीटर मानते हैं, जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा बिटवीन टू मीनिंग्स। ठीक है, तो जैसे ही इनिशियल मिला तो इसकी एक मीनिंग है, तो ये जो इनिशियल निकल कर आया, दिस इज कॉल्ड लेक्सीम। ठीक है प्रांजल, तो दिस इज कॉल्ड लेक्सीम। अब कंपाइलर यस का काम सर, क्या यस है, सर। कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर का काम है जो ये पहली लेक्सीम मिली उसके करस्पॉन्डिंग अपने लेवल पर टोकन जनरेट करना। ठीक है, तो टोकन जब जनरेट करेगा तो उसको इनिशियल जैसे ही मिला, इनिशियल लेक्सीम मिला, और उस लेक्सीम के करस्पॉन्डिंग वो आपका टोकन जनरेट करेगा। तो लेक्सीम इनिशियल क्या था हमारा, एक आइडेंटिफायर था, या वेरिएबल सुनते हैं तो उसने बोला आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर को इन शॉर्ट उसने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिया उसको आईडी ले लिया। ठीक है, आईडी कॉमा 1, क्योंकि आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने सिंपल एक सिंबल रखा कि आईडी will represent the identifier, but it can have more than one identifier, तो हर एक का नंबरिंग करना जरूरी है। तो id, 1, this is our first token according to our instruction। इनिशियल लेक्सीम फाइंड आउट हुई और उसके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिफायर 1, तो ये एक टोकन बन गया। अब जब भी, और ये टोकन कहाँ स्टोर होगा, ये आपका सिंबल टेबल में आपका स्टोर होगा। जब भी ये आईडी की बात करी जाएगी, आईडी कॉमा 1 की बात, जो टोकन का फॉर्मेट है, तो 1 कैसे, जो एट्रीब्यूट वैल्यू दी हुई है वो कैसे आपका रेफर करेगा, वो सिंबल टेबल में आपकी इंडेक्सिंग होगी कि आइडेंटिफायर 1 उसका क्या है, आपका रोल क्या है, उसका रोल ये है कि जो राइट हैंड साइड का आप देखेंगे वो पूरा इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट है वो आपका पर्टिकुलर फर्स्ट जो टोकन है उसमें स्टोर हो रहा है। तो मेनली डिफरेंस क्या है, मेनली डिफरेंस आपका लेक्सीम और टोकन में यही है कि टोकन जो है वो कंपाइलर जनरेट करता है, और जो लेक्सीम्स होती हैं वो किसी भी गिवन प्रोग्राम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ मीनिंग रखती है, दैट इज लेक्सीम्स। प्रांजल, इट इज ओके नाउ? ओके ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब है और किसी को यार वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है आपके एंड पर कुछ इशू रहा हो, क्योंकि बाकी सब लोगों को सुनाई दे रहा है। अब है भाई, आपस में चैट कर लो, प्रांजल इसको बता दो, चैट कर दो, क्योंकि टाइम उसी में चला जाएगा फिर। तो आपका बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर जब अभी आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हैं, ये देखिए आउटपुट देखिए, ये हमारा आउटपुट आया इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। अब जो है इन जितने भी वेरिएबल्स है जिनको हम आइडेंटिफायर बोल रहे हैं, इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट एक हायरार्किकल ऑर्डर में जरूरी है। अब क्योंकि क्लास होती तो मैं ये आपको करने को देता, जो ये आपका सामने जो है आउटपुट लिखा हुआ है, आपको इंटरप्रेट करना है कि जो पर्टिकुलर टोकन्स आए हैं इनका एक हायरार्किकल पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टोकन्स फाइंड आउट कर लेना वो ठीक है, टोकन्स फाइंड आउट करने के दौरान कंपाइलर इस चीज पे फोकस नहीं करता है कि उनकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल पोजीशन, पोजीशन की जो मैं बात कर रहा हूँ या जो हायरार्किकल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, वो यही हायरार्किकल ऑर्डर है कि किस ऑपरेंड का किस ऑपरेटर के साथ आपका जो रोल है। मान लीजिए, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन में बाकी सारी चीजें आपकी जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है वो स्टोर होता है कैलकुलेट के बाद, कैलकुलेशन के बाद। तो बॉटम से जब आप स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट चलेंगे, तो सबसे पहले जो आइडेंटिफायर है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट 60 है, उसके साथ हुआ है। ठीक है, अगर उस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमें पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पोजीशन की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले जो बाकी पोजीशन के बाद आपका क्या लिखा हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अगर देखेंगे तो उसमें भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी कंप्यूट किया जाना जरूरी है, तभी आपका आउटपुट निकलेगा। तो एक ऑर्डर अगर देखेंगे, हायरार्किकल अरेंजमेंट देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटेशन होगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विद आइडेंटिफायर 3 विद 60। अब इसका देखिए आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को किसके साथ हम प्लस कर रहे हैं, आइडेंटिफायर 2 के साथ।
आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो देखिएगा उसमें जो पोजीशन इक्वल टू इनिशियल जो भी लिखा हुआ है, यार मैं भी भूल जाता हूँ, तो आईडी कॉमा 2 जो लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, जो आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो कंप्यूटेशन हो गया आइडेंटिफायर 2 के साथ, एडिशन हो गया। अब एडिशन के बाद इतना जितना भी कैलकुलेशन आया, इन सबको जो है हम किसमें असाइन करेंगे, फाइनल आउटपुट आ चुका है, लेकिन आउटपुट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आइडेंटिफायर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स ट्री बन गया। सिंटेक्स एनालिसिस में क्या है कि सिंटेक्स एनालिसिस में हमें किन ऑपरेशंस को पहले करना है, और उन ऑपरेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑपरेटर एंड व्हाट आर द ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, भले ही हम इंटरमीडिएट ऑपरेशन चाहे जितने कर लें, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसमें जो भी वेरिएबल है, अगर वो फाइनली आउटपुट दे रहा है तो यू हैव टू स्टोर फाइनल आउटपुट इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ओनली। यहां तक आपका आउटपुट मिल चुका है, देखिए आइडेंटिफायर 2 और एडिशन कर दिया तो ठीक है, दैट इज ओके। हमारा जो फाइनल वैल्यू आ रही होगी वो यही वैल्यू होगी जो आइडेंटिफायर 1 में स्टोर करा रहे हैं। बट जो हमारा प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल रिजल्ट दे रहा है वो आइडेंटिफायर 1 दे रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, पोजीशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया, पढ़ लेते हैं एक बार। द सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर इज सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग। पार्सिंग भी बोलते हैं इसको, सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री। ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, या एक जो आपका पार्स ट्री की बात करी जा रही है या सिंटैक्स ट्री की बात करी जा रही है, तो सबसेट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्स ट्री एंड सिंटैक्स ट्री। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं दे रहा हूं मैं आपको। What is the difference between syntax tree and parse tree? तो ये अच्छा, क्लास का कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं हूँ सर, प्रांजल सरकारी। प्रांजल। प्रांजल, ये बेटा तुम नोट करते जाना, ठीक है? कभी जी कभार सर। होता है क्या है कि बोलना आसान होता है स्टूडेंट के लिए, अरे सर मैंने सुना नहीं और मुझे तो याद ही नहीं है, तो फिर आप ये क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते रहना। ओके जब सर। मैं बोलूं तब इसको पोस्ट कर देना मुझे, या मेल कर देना, मैं पोस्ट ओके कर दूंगा, ठीक है? बाकी बात, अगर क्लास सिंसियरली ओके सब लोग सर। अटेंड कर रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी, ठीक है? तो ये आपका ओके सर। रिप्रेजेंटेशन जो हुआ, द पार्सर यूजेस द फर्स्ट कंपोनेंट। अच्छा, पार्सर क्या होता है? पार्सर जो आपका ये सिंटैक्स एनालिसिस जो करी जा रही है, ये आपका पार्सर ये पार्सर करता है, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम या पार्ट ऑफ द कंपाइलर प्रोग्राम जो कि ये एक्टिविटी करेगा, उसको हम पार्सर बोलेंगे। जैसे कि पहला लेक्सिकल एनालिसिस थी, तो इसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनालाइजर। जो कि ये काम करेगा वो लेक्सिकल एनालाइजर करेगा। वेरियस टूल्स होते हैं, वो भी आगे है, काफी समय बाद ही आपको मिलेगा, फिलहाल आप देखिएगा। तो ये पार्सर जो है यूजेस द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द टोकन टू क्रिएट अ ट्री। A typical representation is a syntax tree in which each interior node represents an operation and the children of the node represent the argument of the operation. ठीक है, तो इन अदर वर्ड, आपको जो मैंने बोला है कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पार्सर क्या करता है? पार्सिंग का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पार्सिंग का मतलब क्या होता है। पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम दिया हुआ है और उस प्रोग्राम में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, whether that particular input is acceptable or not, that is parsing। ठीक है, अगर हम कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम में कुछ इनपुट अगर हम दे रहे हैं, तो इनपुट वो सक्सेसफुली एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये काम होता है पार्सर का। ठीक है, जैसे लैंग्वेज कुछ भी लिखी हुई है, अब इंग्लिश की बात हो रही है, आप हिंदी में उसमें लिख कर देंगे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कैसे ये एक्सेप्टेबल नहीं है? एक्सेप्टेबल इस तरीके से नहीं है कि जो आपकी लेक्सिकल एनालिसिस होगी, और लेक्सिकल एनालिसिस में ही ये आपका ट्रबल शूट हो जाएगा पहले ही एरर के फॉर्म में। ठीक है, तो सिंटेक्स एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ऑपरेटर विद ऑपरेंड्स। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट
सिमेंटिक एनालिसिस, तो सिमेंटिक एनालिसिस में बोल चुका हूँ, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ दैट इज ओके, कोई भी आपकी इसमें एरर नहीं है। जो भी प्रोग्रामर लिखना चाह रहा होगा, जो भी पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। बट अगर सिमेंटिक करेक्टनेस की बात करें, अब हम डेटा टाइप तो चेंज कर नहीं सकते भाई। ये जितने भी आपके पास लिखे हुए हैं, मान लिया ये सारे के सारे आपके इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है, तो इंटीजर टाइप के हैं तो उनका सबका तो डेटा टाइप हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोग्रामर ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा होगा, या कंपाइलर तो चेंज कर नहीं सकता। बस बस एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है कि इट विल गिव मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट या मोर एक्यूरेट रिजल्ट इफ वी कन्वर्ट 60 जो इंटीजर फॉर्म में लिखा हुआ है जस्ट इनटू फ्लोट। कोई भी नेचर में प्रॉब्लम होगी क्या? जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसका हम प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं चेंज कर रहे हैं। किसी का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डेटा टाइप हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट टू फ्लोट, फ्लोट कर दीजिए। वैल्यू इतनी है, 60 के 60 ही वैल्यू है, ना किसी वेरिएबल ना किसी आइडेंटिफायर का हमने कुछ डेटा टाइप चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो एक एजम्पशन जो हमारा एग्जांपल के तौर पे कि सिमेंटिक करेक्टनेस हम कैसे कर सकते हैं इसमें, तो सिमेंटिक करेक्टनेस की बात ही यहीं पर आ रही है कि अगर हम 60 की जगह 60.0 अगर हमारा लिखा होता, कंपाइल इस एग्जांपल में हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम 60 की जगह 60.0 लिखा होता तो ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देता, डेसिमल के बाद भी हमारे रिजल्ट शो करता, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिए। Semantic analyzer uses the syntax tree and the information in the symbol table to check the source program for semantic consistency with the language definition। बात वही चीजें बात हो रही है, definition, rules, format। An important part of semantic analysis is type checking, where the compiler checks that each operator has matching operands, ठीक है। Semantic analysis determines the meaning of the source string. For example, meaning of source string means matching if parenthesis on in parenthesis in the expression, or matching of if else statement, or performing arithmetic operations of the expression that are type compatible, or checking the scope of operation। तो scope, टाइप चेकिंग, जो पैरेंथेसिस, इफ एल्स स्टेटमेंट, इन सब को मैं एक अभी एग्जांपल और भी दे दे रहा हूं, शायद उसमें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कई बार आपको दिखता है कि मिसप्लेस है एल्स, तो आप जनरली करते क्या है, जितने ओपनिंग ब्रेसेस लिखे हुए हैं उतने ही आप क्लोजिंग लगा दीजिए, लगभग बराबर है, ओपन किया है, क्लोज क्लोज भी किया हुआ है। तो होता है क्या है कि आपको उस ब्रेस की ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग फाइंड आउट करके ही वहां पर प्लेस करना होगा। अदरवाइज इफ एल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें मिसप्लेस्ड एल्स दिखाता है, ठीक है, पहली चीज। ये कंपाइलर का सिमेंटिक एनालिसिस में आ गया। दूसरी जो आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की बात करी जा रही, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा टाइप दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका दोनों ऑपरेशंस या जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो उसी कंपैटिबल में होने चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, ठीक है। ये सब और सब डिपेंड करेगा आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस पर। कंपाइलर को नहीं मालूम कि आप किसके साथ क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आपने क्या डेटा टाइप लिया, डजंट मैटर। कंपाइलर क्या डिसाइड करेगा, कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि ऊपर आप इंटीजर टाइप लिख रहे हैं और नीचे आपने फ्लोट दे दिया, टाइप चेकिंग चेक कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन में आप इस तरीके से कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी सिमेंटिक एनालिसिस में चेक हो जाएंगी। तो ये इंट टू फ्लोट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 60.0, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखिए इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो इसकी बात करते हैं कि भाई कोड जनरेशन डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते हैं।
कोड जनरेशन हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते हैं? इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने की क्या जरूरत है? इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने की जो नीड होती है वो यही होती है कि फॉर एग्जांपल एक पहले रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें एक ब्रिज बनाना है, एक रिवर पे या जो भी आपका कहीं भी आपको मान लीजिए ओवर ब्रिज बनाना है या ब्रिज बनाना जो भी है, तो उसमें हम पिलर्स देते हैं डायरेक्टली, तो उस तरफ चले नहीं जाते। तो पिलर्स देने का रीजन क्या होता है? पिलर्स देने का रीजन यही होता है कि इंटरमीडिएटली हमें ये टारगेट अचीव करना है कि हमें उस पार जाना है। ठीक है, एक ब्रिज अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो एक साथ हम ये सोर्स से डेस्टिनेशन जो भी है वहां तक ब्रिज एक बार में बनाना बहुत मुश्किल है। कई जगह है, बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे उसमें कि लेंथ कितनी है, लेंथ अगर छोटी है तो एक बार में बना लेते हैं, लेंथ ज्यादा है तो एक बार में तो कतई बनना नहीं है। तो उस केस में आपका क्या है कि जो पिलर्स रखे जाते हैं उनको हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं ये, कि आपने सर्टेन डिस्टेंस कैलकुलेट करी, मेजर करी, वहां पर एक पिलर दिया गया, फिर उसके बाद एक पिलर दिया गया, फिर पिलर दिया गया, फिर लास्ट में आपका फाइनली, और इसके बाद आपने उसके ऊपर ब्रिज का जो भी स्लैब जो भी आप समझते हैं वो दे दी गई। तो सिंपल सी बात है कि अब इस पूरी एक्टिविटी में है क्या? इस पूरी एक्टिविटी में है कि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मिनिमाइज कर लिया। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि जो इतना टफ टास्क था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर कर इजी इजी हो गया कि हम आगे इजिली अपना जो टास्क है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का मतलब ही यही होता है, जो मैं अभी पैरामीटर्स की बात कर रहा था कि आप हो सकता है कि एक बार में ही बना ले जाए। ठीक है, और जनरली डिस्टेंस अगर ज्यादा तो एक बार में कतई नहीं बनना। तो वही आप टेक्निकल रिलेशन हम देखते हैं प्रोग्राम्स के साथ। तो टेक्निकल रिलेशंस में क्या होगा कि लाइंस ऑफ कोड पे डिपेंड करता है। अब एक लाइन का अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिख लिया है तो इट इज वेरी इजी टू कंपाइलर आल्सो कि डायरेक्ट मशीन कोड जनरेट कर दे। एग्रीड, कर सकते हैं, एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। बट हमारी ये नेसेसिटी है ही नहीं भाई, कंपाइलर का तो रोल ही यहीं से स्टार्ट हुआ है कि जो प्रोग्राम्स का साइज है वो बड़ा हो गया है, जो लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई है। तो कंपाइलर क्या करेगा, जितना अब लाइंस ऑफ कोड ज्यादा है तो लाइंस ऑफ कोड ज्यादा है तो इंटरमीडिएट कोड ही लेना पड़ेगा, उसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी हम फाइनली टारगेट मशीन कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने का मतलब यही होता है कि इजी होता है समझने के लिए, कंपाइलर ट्रैक कर पाता है। आगे कई सारे एडवांटेजेस हैं, वो अभी तो ब्रीफिंग है सेवरल स्टेप्स की, ये सारे जो फेजेस हैं इनका एक सेपरेट आपका टॉपिक चलेगा। तो अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इसीलिए करते हैं कि हम इजिली टास्क को अचीव कर सकें, इजिली हम टारगेट मशीन को अचीव कर सकें या टारगेट मशीन कोड को जनरेट कर सकें कंपाइलर। साथ ही साथ उसमें जो बेटर एरर डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं वो इजी हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ पाएंगे, ये कंपाइलर बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आते हैं इसमें, इट इज द प्रोसेस of translating a source program into target code. A compiler may construct one or more intermediate representation, जो मैं अब पिलर्स की बात कर रहा था कि एक हो सकता है, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्रोग्राम, of different forms like syntax tree are used during syntax and semantic analysis. After syntax and semantic analysis of the source program, many compilers generates an explicit low level or machine like intermediate representation. तो पढ़ने का रीजन ही यही था कि देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रहे हैं जैसे मशीन लाइक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जैसे असेंबली लैंग्वेज का हम एग्जांपल ले लें। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि आपका मिक्सअप होता है, कुछ आपके उसमें टर्म ऐसे लिखे होंगे जो आप समझ नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा हुआ है, स्टोर करना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लोड करना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ऐड करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की जो बात करें वो आगे लिखा होगा, देख लीजिएगा कि कंपाइलर में जो भी है वो आपका जनरली 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक करता है।
जैसे आपके सामने लिखा हुआ था ना पहले, ये जो यूनिफॉर्म हम ले रहे हैं एग्जांपल, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इसको क्या करेगा, इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा। 3 एड्रेस कोड का मतलब क्या होता है? 3 एड्रेस कोड का मतलब आपके 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मान लीजिए 2 आपके ऑपरेंड्स हो गए जिनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है, और एक हमारा ऑपरेंड हो गया जो उस आउटपुट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, जो मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की जरूरत क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन शुड हैव 2 important properties. It should be easy to produce. It should be easy to translate into the target machine code. ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा, इजी होगा, समझने में आसानी होगी। तो वो सारी चीजें अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देती हैं? आपका करेक्ट और अप्रोप्रिएट टारगेट मशीन कोड। अब ये जो इंस्ट्रक्शन आपके सामने आया, जो मैंने अभी नीचे आपका ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, नीचे आपका पूरा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है क्या नहीं है ये लिखा हुआ है। बट उससे पहले हम जो 3 एड्रेस कोड की बात जो कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। उसी प्रोग्राम को आप उठाइए, इसमें क्या हुआ, ये आपका सिंटेक्स ट्री हुआ। ठीक है, ये सिंटेक्स ट्री था। सिंटेक्स ट्री के ही फॉर्म में ये आपने सिमेंटिक एनालिसिस कर ली थी, जिसमें इंट टू फ्लोट कर लिया था। तो एज अ रिजल्ट जो इंट टू फ्लोट लिखा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, 60 की वैल्यू चेंज होकर 60.0 हो जाएगी। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपका लिखा नहीं हुआ है कि 60.0, यहाँ पर सिर्फ वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट टू गिव अप्रोप्रिएट और मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मैंने पिछले इसमें सिंटेक्स एनालिसिस में बताया भी था आपको कि यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, वो क्या होगा, वो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा कि हमें 60 को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। सीओ पढ़ा हुआ, फिर से सीओ का नाम आ रहा है। तो हमारा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो किस में होते हैं, रजिस्टर्स में होते हैं, और रजिस्टर्स की लिमिटेशंस होती है। ठीक है, और उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, सो दैट वी कैन रिड्यूस द नीड ऑफ या टोटल नीड ऑफ रजिस्टर्स। वो लिमिटेड होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन हुआ और उसका जो आउटपुट होगा, वो एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल T1 ले लिया। ठीक है, तो T1 में रिजल्ट के तौर पर क्या आ रहा है, T1 में रिजल्ट के तौर पर आएगा, या जो इंस्ट्रक्शन जो है T1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इंट टू फ्लोट 60। ये भी आपका लिखने का तरीका ही है। हाँ, 3 एड्रेस कोड की बात हो रही, तो यहाँ पर ये मत कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि यहाँ पर 3 एड्रेस कोड का फॉर्म तो नहीं है, ये तो दिख रहा है। तो ये एट मोस्ट आपका हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं 3 एड्रेस कोड। ठीक है, एक वन लाइनर इंस्ट्रक्शन से इंट टू फ्लोट, ये आपका इंस्ट्रक्शन का टाइप हो गया, और आर्गुमेंट पास कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो 3 एड्रेस कोड। ठीक है, तो इंट टू फ्लोट 60, आउटपुट क्या आ जाएगा, 60.0। उसकी बाद में बात कर लेंगे। अब जो T1 है, T1 में क्या है, T1 में आप यहां पर आइए। T1 इंस्ट्रक्शन ये आया, T1 में इसका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या है, T1 मल्टीप्लाइड बाई ID3, यही है। ये देखिए T2 में क्या आ गया, ID3 और मल्टीप्लीकेशन T1 का। ठीक है, अब सब देखिए 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में हो रहा। अब यहां तक आपका कंप्यूटेशन हो चुका, तो इसका जो रिजल्ट आया वो किसमें आया, आपका T2 में। अब T2 का जो रिजल्ट है उसको हम ऐड करेंगे आइडेंटिफायर 2 की वैल्यू के साथ। देख लीजिए, आइडेंटिफायर 2 विद T2, इसको हमने T3 में स्टोर कर लिया। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि जो वेरिएबल, जो आइडेंटिफायर रेस्पॉन्सिबल है रिजल्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको उसी में रिजल्ट शो करना है। यहां तक आपको यहाँ की जो वैल्यू T3 में आ रही है, तो T3
जो हमारा है वो रजिस्टर है, जो कि हम इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, बट रजिस्टर विल नॉट रिप्रेजेंट द फाइनल वैल्यू। तो उस जो T3 में जो फाइनल यहाँ तक आउटपुट हमारा कैलकुलेट हो चुका है, यहीं तक हमें चाहिए भी था, लेकिन आइडेंटिफायर 1 हमारा उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो T3 की वैल्यू हमने कॉपी करी या असाइन करी आइडेंटिफायर 1। तो इस फॉर्म में आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ। तो इजी लग रहा है काफी, ठीक है। तो इसीलिए आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है। एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड, देखिए वो जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही सारी चीजें नीचे लिखी हुई है। कॉल्ड 3 एड्रेस कोड which consist of a sequence of assembly like instruction, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था ना कि असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। तो ये इंटरमीडिएट आपका मशीन कोड हो गया या मशीन लाइक कोड हो गया। with 3 operands per instruction, each operand can act like a register. Each 3 address assignment instruction has at most one operator on the right side। ठीक है, मिनिमम की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है, एट मोस्ट। वो कॉमन सी बात है कि आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो अगर ऑपरेंड्स है तो एक तो वैल्यू स्टोर करेगा और दो ही मैक्सिमम हो सकते हैं कि ऑपरेंड्स जो कि आपके आपस में ऑपरेट कर रहे होंगे विद देयर प्री डिफाइंड ऑपरेटर। तो एक ही ऑपरेटर की बात करी जा रही है। Thus these instruction fix the order in which operation are to be done, like multiplication produces the addition in the source code. The compiler must generate a temporary name to hold the value computed by a 3 address instruction. Some 3 address instruction have fewer than 3 operands। देखिए लिखा हुआ, ठीक है। जो इंट टू फ्लोट लिखा हुआ है तो इंट और हम 3 एड्रेस कोड का ही फॉर्म मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे टारगेट मशीन कोड की जो मैं बात कर रहा था कि वो ऊपर नीचे कर लीजिएगा, तो यहाँ कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली पहले आ गया, ठीक है। टारगेट मशीन कोड जो डायग्राम में दिया हुआ है टारगेट मशीन कोड, तो टारगेट मशीन कोड के बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ था, तो उसको मैंने बोला था करेक्ट करने को। तो टारगेट मशीन कोड हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन हुआ तो हल्का सा इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, जो मैंने अभी बोल दिया है हालांकि कि हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस हैं कि रजिस्टर्स हमारे पास कम है, ऑपरेशंस हमें इंटरमीडिएटली स्टोर करने हैं। तो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को जितना रिड्यूस कर सके इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन उतना बेटर होगा, दोनों के फॉर्म में, रिसोर्स के टर्म में भी और कंप्यूटेशन के टर्म में भी। बट कंसिस्टेंसी प्रिजर्व रहनी चाहिए, ये मैं प्रीवियस क्लासेस में बोल चुका हूँ। ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना है हमें, तो ऑप्टिमाइज करने के दौरान हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम लिखा हुआ है वो अगर 10 बार रन करके किसी इनपुट पे फिक्स आउटपुट दे रहा है, तो जो आपने ऑप्टिमाइज कोड किया हुआ उस ऑप्टिमाइज में भी सेम इनपुट के लिए सेम रिजल्ट आना चाहिए, कंसिस्टेंसी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ईमानदारी से आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है आपने, क्योंकि इनपुट अब हमारा यही है, ऊपर भूल जाइए, ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो भूल जाइए। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में जो हमारे पास कोड निकल कर आया है दैट विल एक्ट एज एन इनपुट फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको इसको लेकर इस पे फोकस करना है और ईमानदारी से आगे बिना देखे हुए आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि क्या इन इंस्ट्रक्शंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो चार जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ था उस इंस्ट्रक्शन को हमने 4 स्टेप में कन्वर्ट करके 4 स्टेप में फॉलो कर कर फाइनल रिजल्ट निकाला है। तो वो रिजल्ट क्या इन 4 इंस्ट्रक्शन या 4 ऑपरेशन से कम में निकल सकता है? ईमानदारी से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन।
तो आप देखिएगा, बाकी आपके पास तो नोट्स आई, बाद में आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बाकी मैं हर एक क्लास में भी 2-3 क्लास में पहले भी बोल ही चुका हूँ। आज अगर दोनों क्लासेस की बात कर लें, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी, तो 6 आपकी कुल मिला के क्लासेस हो रही हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सब में बोला भी है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क, ठीक है, डोंट हेजिटेट। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैंने आपको अलाउ कर रखा है कि आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम रही हो एक बार रिव्यू कर लीजिए, स्लाइड्स देख लीजिए, अगर नोट डाउन किया हुआ है तो आपके दिमाग में होगा, उसको पढ़ लीजिए, और इसके बाद बस 2 मिनट बाद मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ जिसको जो भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। जस्ट टेक 2 मिनट्स टू रिव्यू ऑल लेक्चर कंटेंट्स। इसके बाद आपका क्वेरी हम जो है, डाउट जो भी है वो पूछना शुरू कर रहे हैं। अब है कुछ नेटवर्क इशू आपका रिजॉल्व हुआ था या पूरा लेक्चर वेस्ट हो गया? अब है, सुन पा रहे हो? अभिषेक प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी, अभिषेक प्रियदर्शी, हेलो सर। वॉइस प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम रही है हेलो वॉइस की, सर। रिजॉल्व हो गई थी? हेलो हेलो सर। सर, वेस्ट हो गया? हेलो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा हेलो है सर। मुझे। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो। अभय वर्मा सर, ड्यू टू वॉइस प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई बात नहीं। चलिए लेक्चर देख लीजिएगा, जो रिकॉर्डेड मिलेगा उसके बाद आप बताइएगा। टेस्ट। चलिए, अब एक आध स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, नेटवर्क इशू है। मैं खुद ही वाईफाई से घर में आज हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ है सब, कॉलेज भी बंद था आज। घर में ही वाईफाई की कनेक्टिविटी से ही आपको बोल पा रहा हूँ। खैर, अब शुरू करते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। 121 to 130, any doubt? Roll number 121 to 130, any doubt? One 31 to 140, any doubt? 131 to 140, any doubt? 141 to 150, any doubt? 141 to 150, any doubt? 151 to 160, 151 to 160, rest of the class, rest of the सर class. सर हाँ मेरा एक डाउट है सर, हाँ थ्री हाँ, एड्रेस बोलो। कोड वाला सर। हाँ, 3 एड्रेस। हाँ सर, थ्री एड्रेस कोड में सर थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर सर हम एग्जांपल सपोज लिए T1 इक्वल्स टू T2 इंटू T3 ले रहे हैं और ये आपका, प्लस मैं आ रहा हूँ, T4। उसी पे आ रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रीन देखिए आप। हम्म। हाँ, ये जो लिखा हुआ है, इसमें किस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप? सर सपोज हमको जो ये सेकंड वाला वो है कोड थोड़ा हम्म क्लियर नहीं दिख रहा है। इसका हम्म, रिजल्ट अगर हम उसी के किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं तब भी वो थ्री हाँ, एड्रेस कोड होगा।
तो ये सारे टेम्परेरी में ही तो स्टोर हो रहे हैं। नहीं सर, टेम्परेरी में तो हो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर एक सपोज T1 में हमने एक बार स्टोर करा लिया, उसके बाद हाँ, सेकंड जो हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको भी T1 में ही स्टोर करा रहे हैं, तब भी वो अनटिल 3 अनलेस एड्रेस जब कोड तक होगा। ओवरराइड कर देगा, ओवरराइड कर देगा, वो करा सकते हो आप, करा हम्म सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो T1 में जो वैल्यू लिखी हुई उसको विदाउट यूजिंग आपने ओवरराइड कर दी। प्रॉब्लम तो हम्म यही है ना। अगर हम ऐसे, तुम्हारे पास अगर एक रजिस्टर है तो एक रजिस्टर में हम पांचों इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ T1 T2 T3 लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर T1 की वैल्यू हमें फेच करनी तो पहले T1 में वैल्यू जो स्टोर है उसको यूज भी तो करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है। अच्छा, जो लोग सुन पा रहे हैं टेक्निकल इश्यूज में, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि बेस्टी हो गया सर, लेक्चर सुनाई नहीं दिया, तो जो लोग सुन पा रहे हैं लेक्चर ओके चल रहा है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी भी तरह का आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम लग रही हो तो यू कैन शेयर दैट ऑल्सो। ठीक है, ओके, थैंक यू।